मुंह बनाते हुए कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। तुम मेरे साथ चूहे बिल्ली वाला खेल मत खेलो। तुम इस वक्त शदीद तरीन खतरे में हो और मुझे काफरिस्तान से इसीलिए भिजवाया गया है कि मैं तुम्हें इस बारे में इत्तला दे दूं, लेकिन तुमने उल्टा मुझे ही मुजरिम समझ लिया है। ब्लैक जीरो ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा, तुम्हारा ताल्लुक किससे है और किसने तुम्हें यहाँ भेजा है और मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम हुआ है? कर्नल जोडी ने सख्त लहजे में कहा, मेरा ताल्लुक काफरिस्तान के इसराइली डेस्क से है और मुझे यहाँ भेजने वाला कर्नल जोगिंदर सिंह है, जो इसराइली डेस्क का इंचार्ज है। और इसने कहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास तुम्हारा एक सैटेलाइट फोन पहुंच गया है और किसी भी लम्हे तुम्हें और तुम्हारी तंजीम को ट्रेस किया जा सकता है। ब्लैक जीरो ने अपने तौर पर एक कहानी बनाते हुए कहा, इसने जानबूझकर किसी तंजीम का नाम लेने की बजाय डेस्क का लफ्ज इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसे मालूम था कि हर मुल्क में दूसरे अहम ममालिक के मुतालिक ताज़ा तरीन हसूल के लिए डेस्क कायम किए जाते हैं। तुम मुसलसल झूठ बोलकर हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो, इसलिए अब तुम छुट्टी करो, कर्नल जोडी ने कहा। और इसके साथ ही इसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि वो मशीन पिस्टल का रुख ब्लैक जीरो की तरफ करता, ब्लैक जीरो की एक टांग हरकत में आई और दूसरे लम्हे इसके पैर में मौजूद जूता किसी तेज रफ्तार परिंदे की तरह उड़ता हुआ सीधा कर्नल जोडी के मुंह पर पूरी कुव्वत से पड़ा और कर्नल जोडी चीखता हुआ एक झटके से पीछे हुआ तो इसकी कुर्सी के पायों ने जगह छोड़ दी और वो एक धमाके से पुश्त के बाद नीचे जा गिरा। इसी लम्हे ब्लैक जीरो की दूसरी टांग भी मखसूस अंदाज में हरकत में आई और इसका दूसरा जूता पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से साथ बैठे हुए सरदार खान के सीने पर पड़ा और वो भी झटका खाकर पीछे की तरफ हुआ ही था कि इसके अकब में खड़े साजन ने यकलहत चीखते हुए ब्लैक जीरो की तरफ दौड़ लगा दी। वो इस अंदाज में चीखता हुआ जा रहा था जैसे ब्लैक जीरो को कुर्सी समेत उठा लेगा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा ब्लैक जीरो ने यकलहत दोनों टांगें उठाकर इसके पेट पर मारी और जकोला खाने की वजह से ब्लैक जीरो की कुर्सी एक धमाके से अकबी दीवार से टकराई और फिर उछलकर वो मुंह के बाल कुर्सी समेत नीचे गिरा ही था कि यकलहत इसने इसी हालत में उल्टी कलाबाजी खाई और इसका जिस्म कुर्सी समेत फिजा में कलाबाजी खाकर उठते हुए कर्नल जोडी और सरदार अहमद खान से एक धमाके से जा टकराया और कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। गांठ चूंकि पहले ही खुल चुकी थी और इस तरह जकोले खाने और फिर कलाबाजी खाकर गिरने से ब्लैक जीरो के जिस्म के गिर्द मौजूद तमाम रस्सियां इस कदर ढीली पड़ गई थी कि ब्लैक जीरो किसी मछली की तरह कुर्सी और रस्सियों की गिरफ्त से बाहर आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो संभलता, साजन किसी तोप के गोले की तरह इससे टकराया और ब्लैक जीरो इससे टकराकर पुश्त के बाल नीचे गिरा, लेकिन दूसरे लम्हे साजन इसके पैरों में उठता हुआ उछलकर एक जोरदार धमाके से एक बार फिर फर्श से उठते हुए कर्नल जोडी और सरदार अहमद खान से जा टकराया। और इससे पहले कि वो तीनों संभल कर उठते, ब्लैक जीरो ना सिर्फ उठकर खड़ा हो चुका था बल्कि इसके हाथ में वो मशीन पिस्टल भी आ गया था जो कर्नल जोडी के हाथ से निकलकर पीछे जा गिरा था। इसके साथ ही कमरा रेट रेट की तेज आवाजों के साथ सरदार अहमद खान और साजन दोनों की भयानक चीखों से गूंज उठा, जबकि कर्नल जोडी मशीन पिस्टल की परवाह किए बगैर इस तरह उछलकर ब्लैक जीरो से टकराया जैसे बंद स्प्रिंग अचानक खुलता है। ब्लैक जीरो के हाथ से ना सिर्फ मशीन पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा बल्कि वो भी पुश्त के बाल नीचे फर्श पर जा गिरा। कर्नल जोडी भी इसके साथ ही नीचे गिरा था, लेकिन इसके अंदाज में बेपनाह फुर्ती थी। वो नीचे गिरते ही घुटनों के बाल यकलहत किसी बड़े मैंडे की तरह फिजा में उछला और इसने अपने दोनों तौर पर घुटने जोड़कर पूरी कुव्वत से ब्लैक जीरो के पेट के निचले हिस्से पर खौफनाक ज़रब लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि इसके घुटने ब्लैक जीरो के निचले हिस्से पर पड़ते, ब्लैक जीरो बिजली किसी तेजी से ना सिर्फ करवट बदल गया बल्कि करवट बदलते ही इसका निचला जिस्म किसी कोस की तरह घूमता हुआ करवट बदल जाने की वजह से कर्नल जोडी के फर्श पर गिरने वाले जिस्म से पूरी कुव्वत से टकराया और कर्नल जोडी पहलू के बाद फर्श पर गिरकर कुछ दूर तक लुढ़कता चला गया। इसके साथ ही ब्लैक जीरो बिजली किसी तेजी से उठा, लेकिन कर्नल जोडी भी वाकई लड़ना भरना जानता था। वो भी बिजली किसी तेजी से उछलकर खड़ा हुआ, ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि वो दाएं तरफ को झुकाई देकर यकलहत बाएं तरफ को घूम गया और इसके साथ ही ब्लैक जीरो फिजा में किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ कमरे की अकबी दीवार से एक धमाके से जा टकराया। कर्नल जोडी ने वाकई इंतहाई खूबसूरत दाव लगाया था और ब्लैक जीरो इस दाव में आ गया था। इसके नतीजे में ब्लैक जीरो उड़ता हुआ दीवार से पूरी कुव्वत से जा टकराया और छत से गिरने वाली चुपकीली एक धमाके से फर्श पर आ गिरा। इसके सर का अकबी हिस्सा दीवार से पूरी कुव्वत से टकराया था और ब्लैक जीरो को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ था जैसे इसका दिमाग सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गया हो, लेकिन इसने फौरी तौर पर अपने आप को संभाला, जबकि कर्नल जोडी यही समझा था कि ब्लैक जीरो दीवार से टकराकर नीचे गिर कर बेहोश हो चुका है, लेकिन इसलिए वो ब्लैक जीरो की तरफ आने के बजाय इस तरफ को दौड़ पड़ा जहां मशीन पिस्टल पड़ा हुआ था और यहीं वो मार खा गया। वरना अगर वो फौरी तौर पर ब्लैक जीरो पर हमला कर देता तो ब्लैक जीरो यकीनन अपना दिफा भी ना कर सकता था, लेकिन इसके मशीन पिस्टल की तरफ दौड़ने की वजह से ब्लैक जीरो को चंद लम्हे मिल गए और फिर वो बिजली किसी तेजी से उठकर खड़ा हो गया था।
कर्नल जोडी की इसकी तरफ पुश्त थी और वो झुककर फर्श पर गिरा हुआ मशीन पिस्टल उठा रहा था कि ब्लैक जीरो ने यकलहत इस पर छलांग लगा दी और वो मशीन पिस्टल उठाकर और मुड़कर उठते हुए कर्नल जोडी से पूरी कुव्वत से टकराया और कर्नल जोडी चीखता हुआ ना सिर्फ मुंह और सीने के बाल फर्श से जा टकराया बल्कि जोरदार धक्के की वजह से वो मुंह और सीने के बाल फर्श पर आगे की तरफ घसीटता चला गया। फिर इससे पहले कि वो संभलता, ब्लैक जीरो ने इसकी पुश्त पर बिल्कुल इस तरह छलांग लगा दी जिस तरह कर्नल जोडी ने इसके पेट के निचले हिस्से पर घुटना मारने के लिए छलांग लगाई थी। इस वक्त चूंकि ब्लैक जीरो पुश्त के बाल फर्श पर था इसलिए इसने इसे आते देखकर करवट बदली, लेकिन कर्नल जोडी इस वक्त सीने के बाल फर्श पर पड़ा था इसलिए वो ना सिर्फ ब्लैक जीरो को देख सका और ना ही अपने आप को बचा सका और ब्लैक जीरो के दोनों जुड़े हुए घुटने इसकी पुश्त के ऐन दरमियान में रीढ़ की हड्डी पर पड़े और इसके साथ ही कमरा कर्नल जोडी की हलक से निकलने वाली चीज से गूंज उठा। ब्लैक जीरो उछलकर साइड पर गिरा और फिर फड़क कर उठ खड़ा हुआ। कर्नल जोडी ने भी पलटकर उठने की कोशिश की लेकिन इसके निचले हिस्से ने हरकत करने से इनकार कर दिया और वो इस हारिस ज़दा कुत्ते की तरह फर्श पर लौटने लगा जो अपनी दो मुंह में दबाकर जमीन पर लौटता है। ब्लैक जीरो समझ गया कि इसकी रीढ़ की हड्डी का मोहरा या तो टूट गया है या अपनी जगह से हट गया है, इसलिए इसने बेख्तियार इत्मीनान भरे लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। कर्नल जोडी वाकई लड़ने भिड़ने में किसी तरह काम ना था, बस ये ब्लैक जीरो की खुशकिस्मती थी कि ऐन इसी लम्हे जब ब्लैक जीरो दीवार से टकरा कर नीचे गिरा था, कर्नल जोडी बजाय ब्लैक जीरो को खत्म करने के मशीन पिस्टल की तरफ दौड़ पड़ा था, वरना इस वक्त यकीनन यहाँ ब्लैक जीरो की लाश पड़ी दिखाई देती। कर्नल जोडी चंद लम्हों बाद यकलहत एक झटके से साकत हो गया। तकलीफ की शिद्दत से वो बेहोश हो चुका था। ब्लैक जीरो तेजी से मुड़ा और इसने कुर्सी के साथ फर्श पर पड़ी हुई रस्सी खींची और फिर रस्सी की मदद से इसने कर्नल जोडी के दोनों हाथ उसके अकब में करके बांध दिए, जबकि बाकी रस्सी से इसने इसकी दोनों टांगे भी बांध दी। गो इसे मालूम था कि रीढ़ की हड्डी पर जर्ब लगने से कर्नल जोडी का निचला जिस्म मफलूज हो चुका है, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये मफलूजपन किसी भी वक्त अचानक खत्म हो सकता था। रस्सी से टांगे बांधने के बाद ब्लैक जीरो मशीन पिस्टल उठाए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसके साथ में इस वक्त भी शदीद दर्द हो रहा था और चलते हुए इसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन इसे मालूम था कि अगर वो यहाँ गिर गया तो फिर इसे कयामत के दिन ही होश आ सकता है, इसलिए इसने अपने आप को संभाले रखा और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। लेकिन पूरा डेरा खाली पड़ा था, वहां कोई आदमी मौजूद ना था। डेरे का बड़ा सा लकड़ी का फाटक भी बंद था और इसकी कार के साथ स्याह रंग की एक बड़ी सी जीप भी खड़ी थी। ब्लैक जीरो ने बरामदे और इसके अतराफ का जायजा लिया। वो समझ गया था कि इस पर तशद्दुद करने का चूंकि वो इरादा रखते थे, इसलिए उन्होंने खसूसी तौर पर डेरा खाली कराकर इसका फाटक बंद कर दिया था। ब्लैक जीरो वापस मुड़ा और अंदर आकर इसने झुककर फर्श पर बेहोश पड़े कर्नल जोडी को उठाकर कांधे पर लादा और फिर वो इसे लिए कमरे से निकलकर तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। ऐसे मौकों पर चूंकि वो कार की चाबी हमेशा इग्निशन में ही छोड़ दिया करता था, इसलिए चाबी अब भी इग्निशन में मौजूद थी। इसने कर्नल जोडी को अकबी सीटों के दरमियान डालकर दोनों तरफ के दरवाजों को लॉक किया और फिर आगे बढ़कर इसने फाटक खोला और वापस आकर अपनी कार में बैठ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार कर्नल जोडी को लेकर तेजी से वापस दारुल हुकूमत की तरफ उड़ी चली जा रही थी। सर अब्दुर्रहमान अपने ऑफिस में बैठे एक फ़ाइल पढ़ने में मसरूफ़ थे। इनके चेहरे पर कदरे हैरत के तासुरात नुमाया थे। उन्होंने फ़ाइल पढ़ते पढ़ते हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से इनकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। सुपरिटेंडेंट फयाज को भिजवा दो सर, अब्दुर्रहमान ने कहा और रिसीवर रख दिया, लेकिन उनकी नज़रें मुसलसल फाइल पर ही जमी हुई थी और जैसे जैसे वो इसे पढ़ते जा रहे थे उनके चेहरे पर हैरत और ताजुब के तासुरात उभरते चले जा रहे थे। चंद लम्हों के बाद दरवाजे का पर्दा हटा और सुपरिटेंडेंट फयाज अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े मोदबाना अंदाज में सलाम किया। बैठो सर, अब्दुर्रहमान ने सर उठाकर इसकी तरफ देखे बगैर अपने मखसूस लहजे में कहा। थैंक यू सर, सुपर फयाज ने मोदबाना लहजे में कहा और फिर मेज़ की साइड पर मौजूद कुर्सी पर बड़े मोदबाना अंदाज में बैठ गया। सर अब्दुर्रहमान मुसलसल फाइल पढ़ते रहे जबकि सुपर फयाज खामोश बैठा हुआ था। फिर आखिरी सफ़ा पढ़कर सर अब्दुर्रहमान ने फाइल बंद की और एक तवील सांस लिया। तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है सुपर फयाज। मुझे खुशी है कि हमारा मेहमान इस कदर बड़ी बड़ी तंजीमों को ना सिर्फ फ्रेस कर लेता है बल्कि इनकी बीज कुनी भी कर देता है। सर अब्दुर्रहमान ने सुपर फयाज की तरफ देखते हुए कहा। थैंक यू सर, ये सब कुछ आपकी सरपरस्ती की वजह से हुआ है सर, सुपर फयाज ने मुसरत भरे लेकिन कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुमने बर वक्त जिस तरह पूरे पाकिस्तान में कार्रवाई की है, इंतहाई खतरनाक असलहे के बड़े बड़े ढेर पकड़े हैं और इस कदर बड़ी तंजीम के अफराद को गिरफ्तार किया है, वो वाकई काबिल तहसीन है सर, अब्दुर्रहमान ने कहा। तो सुपर फयाज इस बार खामोश बैठा रहा। ये फाइल तुम्हारी रिपोर्ट पर मबनी है। आज के अखबारात में तुम्हारी कारकर्दगी से भरे हुए हैं, लेकिन तुमने इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि तुम्हें जाफराबाद में कॉटन फैक्ट्री के नीचे बने हुए असलहे के गोदामों का इल्म कैसे और क्यों कर हुआ, जबकि जाफराबाद यहाँ से काफ़ी फासले पर है और सड़क से भी काफ़ी हटकर एक आम सा कस्बा है सर, अब्दुर्रहमान ने कहा।
جناب، میں نے رپورٹ میں تفصیل سے درج کیا ہے کہ ہمارے ایک مخبر نے یہاں دارالحکومت کے روز کلب کی لابی میں دو افراد کو اسلحے کی ڈیل کرتے ہوئے سنا تو اس نے فون پر مجھے اطلاع دی۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کی نگرانی دو انسپکٹروں سے کرائی۔ ان میں سے ایک آدمی منشی ساجن جعفر آباد کے سردار احمد خان کا خاص آدمی تھا۔ سردار احمد خان جعفر آباد کی جاگیردار حاکم علی کا مینیجر ہے۔ اس نے کاٹن فیکٹری کے قریب ہی ڈیرا بنا رکھا ہے۔ ہم نے وہاں پر چھاپا مارا تو وہاں ہمارا مقابلہ کیا گیا، لیکن پھر ہم نے ان پر قابو پا لیا اور اس کے بعد اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ سامنے آ گیا۔ پھر ہم نے مزید کام کیا اور اس طرح پورے پاکیشیا میں پھیلی ہوئی اس تنظیم کے اڈے کو سامنے لے آئے۔ سپر فیاض نے پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، یہ سب میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن تمہاری رپورٹ کے مطابق سردار احمد خان اور اس کا نائب منشی ساجن ڈیرے پر چھاپے کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر فیکٹری کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے تک تمہاری رہنمائی کس نے کی؟ سر عبد الرحمان نے کہا تو سپر فیاض کے چہرے پر یکلحظ گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ جناب، اس سردار احمد خان نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا تھا۔ جناب، سپر فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا مطلب ہے کہ تم نے سردار احمد خان کو پوچھ گچھ کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا؟ کیوں؟ سردار عبد الرحمان کا لہجہ یکلحظ بدل گیا تھا اور سپر فیاض کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب کہ ہم کسی آدمی کو چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو گولی مار دیں؟ سپر فیاض نے فوراً ہی بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ طویل عرصے سے سر عبد الرحمان کے ساتھ کام کرتا چلا آ رہا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ سر عبد الرحمان جس طرح ضابطوں اور رسولوں کے پابند ہیں، وہ ابھی اس کی گرفتاری کا نہ صرف حکم دے دیں گے بلکہ اس کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج کرا دیں گے اور پھر اسے اپنی گردن بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سچ بتاؤ۔ سر عبد الرحمان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سر واقعی یہی سچ ہے کہ ہم نے اس سے پوچھ گچھ کی، پھر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی اور اس کوشش میں وہ مارا گیا۔ سپر فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا، کون کون موجود تھا اس وقت؟ سر عبد الرحمان نے جرا کرتے ہوئے کہا، سر پوچھ گچھ میں نے اکیلے ہی کی تھی۔ سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اپنے دفتر جاؤ اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر کل مجھے تحریری رپورٹ پیش کرو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بارے میں باقاعدہ تحقیقات کرائی جائیں، کیونکہ مجرموں کو پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم لوگوں کو مارنے کا لائسنس دے دیا جائے۔ جاؤ اور سنو، اگر تم نے اپنی رپورٹ میں جھوٹ لکھنے کی کوشش کی تو تمہارا انجام انتہائی عبرتناک بھی ہو سکتا ہے۔ جاؤ، سر عبد الرحمان نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا تو سپر فیاض ایک جھٹکے سے اٹھا، اس نے سلام کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آفس سے باہر چلا گیا۔ نان سینس، ایسا کام کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ان پر قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ سر عبد الرحمان نے فائل اٹھا کر میز کی دراز میں رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر دوسری فائل اٹھا کر انہوں نے اپنے سامنے رکھی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی انہوں نے 2-3 صفحات ہی پڑھے تھے کہ آفس کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر سر عبد الرحمان نے سر اٹھایا تو عمران کو اندر آتے دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں اجازت لے کر اندر آنا چاہیے تھا۔ سر عبد الرحمان نے غصیلے لہجے میں کہا، میں نے اجازت لے لی ہے، آپ بے فکر رہیں۔ عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس آفس کا انچارج وہی ہو اور سر عبد الرحمان بطور مہمان آئے ہوں۔ کس سے اجازت لی ہے تم نے؟ اب جھوٹ بھی بولنے لگ گئے ہو؟ سر عبد الرحمان نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ غصے سے کندھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے عمران نے ان کے منہ پر جھوٹ بولا تھا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا ڈیڈی؟ اماں بھی کہتی ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کوڑے ماریں گے، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ پھر وہی بکواس کیوں آئے ہو؟ سر عبد الرحمان مزید غصے میں آ گئے۔ ڈیڈی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اماں بھی کو ایک فون کر لوں، عمران نے یکلحظ سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، چلو اٹھو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ سر عبد الرحمان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ڈیڈی پہلی بات تو یہ ہے کہ آفس سے باہر ایک بزرگ صورت صاحب کھڑے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا میں اندر جا سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے انتہائی خوشی سے اجازت دے دی، اس طرح میں اجازت لے کر اندر آیا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ عمران نے اس پر یکلحظ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، بابا کرم دین ضرورت سے زیادہ ہی تم پر مہربانی کر جاتے ہیں، اب کیا کروں، ریٹائر ہونے والے ہیں۔ سر عبد الرحمان نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بوڑھے چپراسی کی وجہ سے بے بس ہو کر رہ گئے ہوں۔ بابا کرم دین واقعی ان کے پرانے چپراسی تھے اور اب چند ماہ بعد ریٹائر ہونے والے تھے، اس لیے سر عبد الرحمان ان کی قدر کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے ڈیڈی کہ میں تو اور آپ کو اور آپ کے محکمے کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں۔ عمران نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ایسی فضول باتیں کرنے کی، یہ ڈیوٹی ہے اور ڈیوٹی تو بہرحال دینی اور دی جاتی رہتی ہے۔ سر عبد الرحمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں جا کر چیف کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ ہاں آپ کے کارنامے پر اس طرح پھولا بیٹھا ہے جیسے یہ کارنامہ آپ نے نہیں بلکہ اس نے خود سر انجام دیا ہو۔ 1 گھنٹے تک تو اس نے میرے کان کھائے اور تعریفیں سن سن کر میرے کان پک گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوٹی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سر عبد الرحمان بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ظاہر ہے ایکس 2 جو کسی کی تعریف نہ کرتا تھا وہ اس معمولی سے کام پر اس طرح ان کی تعریفیں کیوں کرنے لگ گیا تھا۔
वो यही समझे थे कि इमरान अपने तौर पर ये सारी बातें कर रहा है, तुमने फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया है। सर अब्दुर्रहमान ने कहा, आप सर सुल्तान को फ़ोन करें, इन्हें एक्स 2 का नंबर मालूम है, इन्हें कहें कि वो अपने एक्स 2 को फ़ोन करके इनसे पूछें कि उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा खसूसी बनाकर यहाँ किस लिए भेजा है और सुपरिटेंडेंट फयाज ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसकी क्या अहमियत है। इमरान ने चैलेंज करने वाले लहजे में कहा, क्या मतलब तुम इसके नुमाइंदा खसूसी हो और तुम्हें इसका नंबर भी मालूम नहीं है। सर अब्दुर्रहमान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, वो मुझे खुद फ़ोन करते हैं, मैंने रिपोर्ट देनी हो तो सर सुल्तान को देता हूँ, वो आगे कहते हैं और एक्स 2 मुझे फ़ोन करके मुझसे रिपोर्ट लेता है। इमरान ने कहा तो सर अब्दुर्रहमान बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। ठीक करते हैं, वो तुम हो ही इस काबिल कि तुम पर एतमाद ना किया जाए। सर अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान भी बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बहरहाल अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या जवाब दूं चीफ को। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तरफ से इनका शुक्रिया अदा कर देना, वैसे ये एक आम सा मिशन था, इसमें ऐसी कोई खसूसियत ना थी कि जिस पर तारीफ की खसूसी ज़रूरत हो। सर अब्दुर्रहमान ने मुंह बनाते हुए कहा, जाहिर है वो भी इमरान के डैडी थे, इसलिए वो किसी का एहसान चाहे वो सिर्फ तारीफी ही क्यों ना हो उठाने के कायल ना थे। इसका मतलब है डैडी कि आपको असल बात का इल्म ही नहीं है। इमरान ने कहा तो सर अब्दुर्रहमान बेइख्तियार चौंक पड़े। असल बात क्या मतलब? सर अब्दुर्रहमान ने चौंकते हुए पूछा। असल बात यह है डैडी के सुपर फयाज के इस कारनामे की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई खौफनाक इसराइली साजिशें नाकाम हो गई हैं। इमरान ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा तो सर अब्दुर्रहमान का चेहरा देखने वाला हो गया। क्या कह रहे हो, ये कोई नया मजाक है? सर अब्दुर्रहमान ने गसीले लहजे में कहा, सरदार अहमद खान का गैर मुल्कियों के साथ बेहद राब्ता था। चीफ को चंद ऐसी इत्तलात मिली थी कि ये गैर मुल्की पाकिस्तान के खिलाफ किसी काम में मसरूफ है, लेकिन ये मालूम ना हो रहा था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। ये गैर मुल्की अक्सर सरदार अहमद खान से मिलने जाफराबाद आया जाया करते थे और चीफ के आदमी जाफराबाद में इनकी निगरानी करते रहे थे। फिर इमरान ने सर अब्दुर्रहमान को सारी तफसील बता दी, लेकिन अब तो इसे बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया है। सर अब्दुर्रहमान ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, सुपर फयाज के छापे के बाद जब गैर मुल्की असलहे का स्टॉक पकड़ा गया तो चीफ ने इसलिए इसे गैर मुल्की को गिरफ्तार करा लिया कि इसका ख्याल था कि गैर मुल्की ही इस असलहे की डील में शामिल होगा, लेकिन वहाँ तो मामला ही दूसरा था। इस तरह सुपर फयाज की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली साजिश नाकाम हो गई और चीफ ने इसलिए मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपको मुबारकबाद दे सकूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे चीफ का मशकूर हूँ। सर अब्दुर्रहमान ने कहा, वो चीफ मिठाई खाने का बहुत शौकीन है, इसलिए कुछ रकम दे दें ताकि मैं आपकी तरफ से इन्हें मिठाई के 2-4 ट्रक भिजवा दूँ। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, 2-4 ट्रक? ये तुम्हारा चीफ 2-4 ट्रक खाता है मिठाई के? चलो उठो वरना। सर अब्दुर्रहमान ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही उन्होंने मेज की दराज खींची। आपकी बजाय मैं सुपर फयाज से वसूल कर लेता हूँ, आपका शुक्रिया, आपने तो इजाज़त दे दी है। इमरान ने उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। इसके साथ ही वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया तो सर अब्दुर्रहमान बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। गो उन्होंने इमरान के सामने अपनी मुसरत का इजहार नहीं किया था, लेकिन ये हकीकत थी कि चीफ की तरफ से तारीफ व तहसीन ने इनका सर फखर से बुलंद कर दिया था। इन्हें हकीकतन बेहद मुसरत हो रही थी और उन्होंने फैसला कर लिया कि इस कारनामे पर सुपर फयाज को खसूसी नाम दिए जाने की सिफारिश जरूर करेंगे। उन्होंने ये सोचकर फोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी बज उठी। यस सर, अब्दुर्रहमान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। सर सुल्तान की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से पीए की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात। सर अब्दुर्रहमान ने कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। अब्दुर्रहमान बोल रहा हूँ। कैसे फ़ोन किया है? कोई खास बात? सर अब्दुर्रहमान ने कहा, हाँ, तुम्हारे महकमे ने असलहे के स्मगलरों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो वाकई इंतहाई शानदार है। सदर साहब भी इसकी तारीफ कर रहे थे। सर सुल्तान ने कहा तो सर अब्दुर्रहमान का चेहरा बेइख्तियार गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। शुक्रिया सर सुल्तान, अभी थोड़ी देर पहले इमरान यहाँ मौजूद था, वो एक्स 2 की नुमाइंदगी करते हुए खुसूसी मुबारकबाद देने आया था, लेकिन एक बात आप चीफ को नहीं समझा सकते कि वो अपना नुमाइंदा खसूसी इस अहमक और नखड्डू को बनाने की बजाय किसी संजीदा आदमी को बनाए। ना जाने इस तहमक में उन्हें क्या नजर आता है। सर अब्दुर्रहमान ने कहा तो दूसरी तरफ से सर सुल्तान बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। वो अब सर अब्दुर्रहमान को क्या बताते कि असल बात क्या है। आप हंस रहे हैं, इस अहमक की फजूल बातों की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और सिवाय फजूल बातों और अहमकाना हरकतों के इसे और आता ही क्या है। सर अब्दुर्रहमान ने मुंह बनाते हुए कहा, चीफ को इसमें कुछ तो नजर आता ही होगा, वरना वो उसे अपने नुमाइंदा खसूसी ना बनाते। लेकिन ये बताओ कि ये तो असलहा की स्मगलिंग का एक आम वाक़या है, चीफ का इससे क्या ताल्लुक बन गया है? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो सर अब्दुर्रहमान ने इन्हें इमरान की बताई हुई तफसील बता दी। ओ फिर तो वाकई तुम्हारे महकमे ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। वेरी गुड, अब मेरी तरफ से भी खसूसी मुबारकबाद कबूल करो। सर सुल्तान ने बड़े हलूस भरे लहजे में कहा तो सर अब्दुर्रहमान ने खुश होकर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर इधर उधर की चंद बातें करके उन्होंने अल्लाह हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। लेकिन
اب ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ واقعی دلی طور پر بے حد مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ عمران دانش مندل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، عمران نے سلام دعا کے بعد کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ سر عبد الرحمان کے آفس گئے تھے انہیں مبارکباد دینے کے لیے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں کس نے اطلاع دی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر سلطان نے، بلیک زیرو نے کہا۔ تو ڈیڈی نے سر سلطان کو شکایت کی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکایت نہیں کی، لیکن آپ نے سردار احمد کے اسلحے کی بہت بڑی کھیپ ٹریس کرکے سپر فیاض کو اطلاع دے دی۔ سپر فیاض نے پورے پاکیشیا میں چھاپے مار کر انتہائی حساس اسلحہ کے سٹاکس پکڑے اور پوری تنظیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اخبارات نے اسے بہت نمایاں کیا اور ٹی وی چینلز نے بھی اسے بہت زیادہ اہمیت دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدر صاحب نے بھی سینٹرل انٹیلیجنس کی کارکردگی کی تعریف سر سلطان سے کی اور سر سلطان نے آپ کے ڈیڈی کو فون کیا تاکہ صدر مملکت کے جذبات ان تک پہنچا سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ وہاں چیف کا نمائندہ خصوصی بن کر پہنچے اور چیف کی طرف سے آپ نے انہیں مبارکباد دی۔ البتہ آپ کے ڈیڈی کو اس بات پر غصہ تھا کہ چیف آخر آپ جیسے احمق و نکھٹو کو کیوں اپنا نمائندہ خصوصی کہتا ہے۔ بلیک زیرو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میں دراصل سپر فیاض سے کچھ جیب رقم وصول کرنے کے لیے اس کے آفس گیا تو وہ بیٹھا اپنے مقدر کو رو رہا تھا، کیونکہ وہ ڈیڈی سے کہہ رہا تھا کہ سردار احمد خان زندہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا اور اسے ساری پوچھ گچھ کے بعد ہی سارے سٹاکس اور تنظیم کا پتہ چلا۔ پھر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ ڈیڈی نے اس رپورٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے سپر فیاض کو دھمکی دی کہ کل تک تحریری وضاحت ماں گواہوں کی رپورٹ پیش کرے، ورنہ ڈیڈی اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرا دیں گے۔ اور سپر فیاض کو یہ معلوم تھا اور مجھے بھی کہ ڈیڈی ایسا کر بھی گزرتے، کیونکہ ظاہر ہے گواہ کہاں سے آتے۔ سردار احمد خان کی تو لاش سپر فیاض کے حوالے کی گئی تھی، جس پر مجھے اپنے فنانسر کو بچانے کے لیے ڈیڈی کے آفس کا رخ کرنا پڑا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیڈی نے سپر فیاض کے اس شاندار کارنامے پر اسے خصوصی انعام دیے جانے کی اعلیٰ حکام سے سفارش کر دی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر آپ کو کیا وصول ہوا؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جھڑکیاں؟ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ جھڑکیاں کیا مطلب؟ کیوں؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔